हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का टॉक शॉक हम एक मुनफरद अंदाज में पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट के हवाले से। पाकिस्तान के बजट के ऊपर तो आप बहुत सारी गुफ्तगू सुनते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के बजट में कमज़ोरियाँ कजियाँ क्या हैं आम आदमी के समझने के लिए, जो आपको भी पता होनी चाहिए, मुझे भी पता होनी चाहिए, वो बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि बजट में जो सबसे अहम पहलू है वो टैक्स लेना। कौन सा ऐसा बड़ा तबका है, वो कौन सा माफिया है जिससे हुकूमतें, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जो है वो उनसे टैक्स नहीं ले सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। तो ये तफसील से बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली ख़त लिखा गया है। बड़े ही सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने ख़त लिखा है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को, और बड़े कलीदी किस्म के एतराज़ात किए हैं, कुछ मालूमात मांगी है। ये ख़त की कहानी क्या है, दूसरे नंबर पे इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मुमताज़ भारती, पंजाब के हिप हॉप सिंगर, उनका नाम सिद्धू मूसेवाला है। उनको कत्ल किया गया था 29 मई 2022 को, लेकिन उनके कत्ल की वजह दुनिया को नहीं पता लगी थी। अब वो वजह सामने आ गई है कमोबेश 3 साल के बाद। वो वजह क्या है वो भी तफसील से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशरफ मलखम साहब से। जियो न्यूज़ के फाइनेंस को रिपोर्ट करने वाले टॉप के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा फाइनेंस को समझते हैं, और हमें बताएंगे कि हमारा जो बजट है इसमें आम आदमी के लिए क्या है। और अगेन सबसे अहम बात कि टैक्स कौन नहीं देता जिसकी वजह से महंगाई आती है। तो आइए बात करते हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, मुझे पता है कि बजट के दिन है और आप बड़े बिजी हैं। आज बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी वज़ीर ख़ज़ाना की, आप उधर थे और उधर से आप आए हैं। आम आदमी के समझने के लिए हमने एक शो तो किया है, और फ्रैंकली मुझे बजट की रिपोर्टिंग मैंने नहीं की अपनी प्रोफाइल में, इसलिए मुझे बजट का इतना ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम आप जैसे लोगों से सीखते हैं। ये बताइए कि जो अगर ब्रेकअप किया जाए बजट को 3-4 हिस्सों में, तो कितने पैसे हमने कर्ज़ के लिए देने हैं, कितने हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, सड़कें, गलियाँ और भी बहुत सारे तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए देने हैं, कितना डिफेंस के लिए जाएगा, कितना तालीम के लिए, सेहत के लिए, कोई थोड़ा एक जनरल ब्रेकअप हमें बताइए। एजाज साहब, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जब भी मैं बजट पे कोई बात करता हूँ ना, यकीन करें मुझे मायूसी हो जाती है। उसकी रीज़न कुछ इस तरह की है। देखिए, हम खुद मुख्तार कौम है, एटॉमिक पावर हैं, हमने अभी जंग भी जीती है, लेकिन हमारी औकात क्या है? औकात हमारी ये है कि इस दफ़ा हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू होगा, जो FBR इकट्ठा करेगा, तो वो 14,121 अरब रुपए होगा। ठीक। अब 14,021 अरब रुपए में से सूबों को चले जाएंगे कुछ NFC के तहत जो ट्रांसफ़र्स होती हैं। उसके बाद जब वफाकी हुकूमत के पास पैसे बचेंगे अपने सारे के सारे प्रोग्राम के लिए, वो 8,000, वो 11,072 अरब रुपए। 11,072 अरब। अब इस जहन में रखिए कि 11,072 अरब हमारे पास बचेंगे। उसमें से हमने जो कर्ज वापस नहीं करना, कर्ज पे सूद वापस करना। सूद वापस करना, ओके। कर्ज अपनी जगह मौजूद है, ठीक। उसकी जगह मैंने सूद वापस करना है। उसकी फ़िगर जो एग्जैक्ट फिगर में देख के पढ़ता हूँ ताकि गलती ना हो जाए, 8,207 अरब रुपए हमने सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रखा हुआ है। 8,207 अरब रुपए। 11,072 में से 8,207 सूद पे चला गया। इसके मतलब आपके पास क्या बचा? 11,072 में से 200 ये निकालें आप, 8,207, ये तकरीबन 3 अरब से कम, 3,000 अरब से कम बचता। ठीक, 3,000 से कम में से हमने 1,056 अरब रुपये रखे हुए डेवलपमेंट के प्रोग्राम, जो वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम। सूबों का प्रोग्राम अलहदा है, डेवलपमेंट का कोई 3,000 अरब से ज़्यादा है, 32 अरब का है शायद, 3,200 अरब रुपये का है, वो एक अलहदा से है जी। तो ये इसमें वफाकी हुकूमत का 1,000 अरब रुपये का प्रोग्राम है जी। 1,000 वो निकाल दें, 1,700 बच गया आपके पास। 17 में से आपने दफ़ा के लिए जो इन हालात में हमारे पास बहुत ज़रूरी है, 2,550 अरब रुपये दफ़ा के लिए रखे हुए हैं। आपके पैसे ख़त्म हो गए, बल्कि ये तो माइनस में चले गए। अच्छा, ठीक है। 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा, 1,000 अरब रुपये तरक्याती कामों के लिए और 2,000 अरब रुपये दफ़ा के लिए। सादा लफ्ज़ों में कह लें, सूद, दफ़ा और तरक्याती प्रोग्राम ना डालें। दफ़ा और सूद पे आपकी सारी की सारी आमदन खर्च हो, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने करना क्या है?
ज़्यादा बिजली के शोबे में सब्सिडी है, सब्सिडी देनी है गरीब कंज्यूमर को, उसके लिए 1000 अरब से ज़्यादा रखे हैं, वो कहाँ से आएंगे? 970 अरब रुपये सिविल हुकूमत के मामला चलाने के लिए रखे हैं, वो कहाँ से आएंगे? पेंशन की अदायगी होनी है जो कि सिविल और आर्मड फोर्सेस दोनों के लिए है, 1028 अरब उस पर रखे हैं, वो सारे के सारे पता कहाँ से आएंगे? वो सारे के सारे मज़ीद उधार लेंगे, मज़ीद पैसे मांगे जाएंगे, उधार मांगे जाएंगे। तो जो मुल्क उधार पे चल रहा हो उसका बजट डिस्कस करके आप बताएं कि खुशी होती है? अच्छा, ये तो बात हमें समझ में आ गई, अफसोसनाक बात है, कोई शक ही नहीं। ये बताइए कि टैक्स कलेक्शन एफबीआर का काम है, फेडरल टैक्स जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी। तो क्या टैक्स कलेक्शन हमने ठीक की है कि ये जो बजट में जो डेफिसिट कहते हैं ना जी जी, कि आमदन आपकी कम है, हाँ, और खर्चा ज़्यादा है, तो डेफिसिट आ गया, खसारा हो गया आम आदमी के लिए, डेफिसिट हो गया। तो इसको खर्चा तो मैंने और आप नहीं देना है, जब टैक्स और लगेंगे और टैक्स लगेंगे, मैंने और आप देंगे जी जी। लेकिन इस डेफिसिट को कम करने के लिए क्या तरीकाकार, क्या एफबीआर वाकई टैक्स कलेक्शन ठीक कर रही है? हदफ क्या है उसका? अच्छा सवाल है आपका। सिर्फ टैक्स कलेक्शन से मामला ठीक नहीं होते। ठीक, टैक्स लेना कहाँ से? वही इंडस्ट्री है जो सिसक के चल रही है। एग्रीकल्चर हमारा माइनस है, बड़ी फसलें -13.5 इस तक उनकी ग्रोथ हुई है, मतलब मनफी हुई है। लेकिन आप करें क्या? करने के लिए में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जिनको आप एक्सपोर्ट करें, बाहर भिजवा के पैसे कमा सकें। ठीक, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी 1.5 माइनस है। माइनस है। बड़ी फैक्ट्री की जब हम जोर देते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? बड़ी फैक्ट्री लगती है, उसके साथ ही रोज़गार आती है, 2-2,500-3,000 बंदे को रोज़गार मिलता है, चीज़ें खरीदनी शुरू करता है, ख़रीदता है, उस पर टैक्स बनता है, वो ऑटोमेटिक एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ जाता है खुद ब खुद। जब फैक्ट्री में की प्रोडक्शन होगी उधर भी रेवेन्यू आएगा, टैक्स लगेंगे, उस पर पैदावार पर टैक्स लगता है ना जी। कुछ चीज़ बाहर भेजेंगे उस पर भी टैक्स लगेंगे। सबसे पहला काम, हमें अपनी बड़ी सनत को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करके इस काबिल बनाना होगा कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें, ऐसी चीज़ें बनाएं बाहर की दुनिया में हम जिनको सेल कर सकें। नंबर एक तो ये करना हो, जब हम नहीं कर रहे, मुझे साल से माइनस चलती आ रही है, मुतअद्दिद हुकूमतें आती हैं, सारे का सारा बजट अगले इलेक्शन के लिए लड़ती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती कोई चीज़ किसी भी हुकूमत ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड। इवन के डिक्टेटरशिप होती है वो भी डांग टपाव काम करती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाती। दूसरी चीज़ आती है कि और पैसे कहाँ से आए? अभी हर तबका टैक्स दे रहा है। अभी जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तनख्वाहदार लोग हमारे जैसे लोग हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन जो इस साल 30 जून तक होगी तकरीबन, अभी तो हतमी अदादम शुमार नहीं दिए जा सकते, वो 660 अरब रुपये होगी। ओनली बहुत है, जो बहुत बड़ी रकम है। सिर्फ तनख्वाहदार उसमें कंट्रीब्यूट करता है 660 अरब रुपये। जो पाकिस्तान का दुकानदार, परचून वाला और रिटेल वाला, थोक वाला है, थोक वाला और परचून वाला ये मिला के 65 अरब टैक्स देती है, सिर्फ 65। उसको कोई हुकूमत हाथ नहीं डालती। और उसकी वजह यह है कि जब उनको हाथ डालेंगे तो ताजर सारे मैदान में आ जाएंगे। एक वजह ये भी है, लेकिन ये शायद ये वजह कभी होती नहीं। हुकूमतें लड़ती हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला करती हैं। कोई खुशी से टैक्स दुनिया जहान में नहीं देता, उससे टैक्स लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ मसाले में देता हूँ, जिसको मैं साबित करूँगा, जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ। नून लीग की गवर्नमेंट से 2013 से 18 में दुकानदारों पर टैक्स ला के इसहाक डार वज़ीर ख़जाना से स्ट्राइक होगी, ये वो फलां डार साहब से मुलाकात का टाइम तय हो गया। 3 बजे मुलाकात का टाइम था, ताजर मुलाकात के लिए आई नहीं। ठीक, पता चला कि वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब से पंजाब हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, उनके लिए शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अहम थे, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना हम नहीं थे। डार साहब को वहीं बुलाया गया। उधर शहबाज शरीफ साहब ने डंडे के ज़ोर पे, अपनी चुदराहट के ज़ोर पे, चीफ मिनिस्टर, बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर होने के नाते थे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के नवाज शरीफ के भाई होने की वजह से, वो टैक्स माफ़ करवा दिए, ख़त्म करवा दिए। साथ कहा ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, ये हमारी पार्टी है, क्या कर रहे हैं अब डार साहब? खत्म होगी बात सर। दूसरी गवर्नमेंट चेंज हुई, शब्बर जैदी साहब आ गए, उन्होंने वो टैक्स बड़ा अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में। जी हाँ, मैं गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करता, नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, इमरान खान के दौर में शब्बर जैदी साहब आ गए, उन्होंने टैक्स लगाया। उन्होंने लगाया था कि कोई एफबीआर का मुलाजम आपकी दुकान को विजिट नहीं करेगा, बिजली के बिल के साथ फिक्स टैक्स देंगे 1000 रुपये,
और 5 साल तक आपका ऑडिट भी नहीं होगा। नई टैक्स की हड़ताल होगी। कोर कमांडर कराची के दफ्तर में शब्बर जैदी को मैन हैंडलिंग की गई ताजरों ने। अच्छा, ठीक है सर। कोर कमांडर के दफ्तर में बुलाया गया। कमांडर कराची के दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाया गया, वहाँ धक्के मारे ताजरों ने शब्बर जैदी चेयरमैन FBI। और कोर कमांडर का क्या काम था? क्या वो वोट ले रहे थे? ये आपका एरिया मेरा नहीं है, ये आपका एरिया। पावर उधर ही है ना सर, डिसाइड तो वो करते हैं। टैक्स खत्म हो गया जी। दोबारा फिर से PDM की गवर्नमेंट आ गई, मिफ्ता इस्माइल आए। उन्होंने कहा शब्बर जैदी जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया था, हम इसको रिवाइव करते हैं, टैक्स लगाते हैं। बिजली के मीटर के साथ आपको टैक्स लगेगा, उस पर आप बिल देंगे, बिल में टैक्स शामिल होगा। कोई बंदा आपकी FBR से कोई मुलाजम आपकी दुकान विजिट नहीं करेगा। ठीक। सुबह मरीम नवाज साहबा का टैक्स ट्वीट आया कि ये टैक्स वापस होना चाहिए। मैंने मुफ्ता इस्माइल साहब को कॉल की, उन्होंने कहा नहीं अशरफ ये बिल्कुल टैक्स इंटैक्ट और रहेगा। शाम को 3 वज़ीरों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो टैक्स विदड्रॉ कर लिया, फ़िलहाल विदड्रॉ कर लिया। और फ़िलहाल अभी तक फ़िलहाल ही है। पिछले साल फिर इशू हुआ, औरंगज़ेब साहब नए नए आए थे, ज़्यादा जोश था। उन्होंने कहा जी मैं लेके दिखाऊंगा अशरफ। मैं कहा सर आप नहीं लेंगे, आप नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा हदफ हम सीरियस हैं, हमने टैक्स लेना है, हमारी मजबूरियाँ बन गई हैं, कर्जे इतने बढ़ गए हैं। 1 साल में कितना टैक्स मिला? 65 अरब। आप जो हुकूमत के सामने अमीर आदमी, आपने कितना दिया? 600 अरब। साल के आखिर तक 660 हो जाएंगे। आप अपने किसी भी दुकानदार से अपना लाइफस्टाइल कंपेयर कर लें, आपसे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। टैक्स नहीं देना। आप कितना दे रहे हैं? 660 अरब। वो बड़ी मुश्किल से 70 अरब तक होगा साल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक बात, ताजर 2 स्कीम अनाउंस करवाई, ताजरों को बड़ी राहतें थी, टोटली फेल। 50 लाख टैक्स आया। इनसे आपको टैक्स लेना पड़ेगा। मैं अशरफ भाई एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे बड़ा दिल तकलीफ़ होती है। अपारा में मैं एक बेकर्स है, सिटी बेकर्स, बड़े अच्छा वो बनाते हैं चीज़ें, तो मैं वहाँ से ख़रीदारी करता हूँ। उनके पास क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है। नहीं रखते वो। क्यों? सम टाइम रखी होती है, कहेंगे ख़राब है। नहीं, वो नहीं है। मैं तो पूछता हूँ ना, क्रेडिट कार्ड मशीन, वो जो रसीद वो नहीं देते किसी को, कोई मांगे तो दे देते हैं। अब ये सीधी सीधी टैक्स चोरी है। और मैंने उनको कहा भी बड़े अदब से कि यार ये तो टैक्स चोरी है। वो कहते नहीं जी वो मशीन बस रख सकते जी, वो ये है। और मुझे दुख होता है कि हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने ये टैक्स चोरी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक जातियत हो जाती है, कहें तो ज़्यादा। एक जाती केस मेरे नहीं प्लीज जातियात नहीं, हम तो हमारा FBR के रवैये की, ये टैक्स चोरी हो नहीं सकती जब तक FBR के मुलाजम साथ ना। बिल्कुल ठीक बात। मंथलियाँ लेते हैं, हर दुकान से लेते हैं, दुकानदार खुश होकर देते हैं। उधर मंथली दे देनी है, गवर्नमेंट को नहीं टैक्स नहीं देना। पता नहीं ये क्या साइक किया, मेरी समझ से बाहर है। एक मैं कुछ तफसील नहीं था, केस है, एक गरीब आदमी है, उसको टैक्स एवेजन का नोटिस आ गया 1 अरब 40 करोड़ रुपए तुमने टैक्स चोरी की है। वो रोता फिर रहा है 2 साल से, जगह जगह जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा। FBR से ही एक रिपोर्ट मिली कि इस गरीब आदमी का अकाउंट हैक हुआ है, इसमें कराची के कुछ लोगों ने कारोबार किया है, उस पर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। FBR की रिपोर्ट, उसने वो ले जाके कंसर्न अफसर को दे दिया कि देखो मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ तो जुल्म हुआ है। केस ख़त्म नहीं हुआ, उसकी FBR स्टैंड करती है, FIR स्टैंड करती है। अभी दूसरी FIR उसके साथ खिलाफ कराची में रजिस्टर्ड होगी। उसने चीख चीख के मर गए हम कि हमें बताओ हमने किया क्या है। हमारा IP एड्रेस हैक हुआ है, किसी ने उसको हैक किया है, हमें बताएं कहाँ हैक हुआ। आपकी कंप्यूटर टीम आपको बता देगी जो IT वाले हैं कहाँ हैक हुआ। पता चल गया हैदराबाद और कराची में हैक हुआ है। इधर उस बंदे को रगड़ा लग रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे दे रहा है। अब दूसरा उस यही केस इधर से सब FBR के सीनियर लेवल तक बात गई, वो मुतमैन हो गए कि आपके साथ ज्यादती हुई है। वही केस कराची में खुल गया। अब वो बंदा फैसलाबाद से कराची जाने का खर्चा, कोर्ट, वकील, पेशी, हो सकता है 2 साल बाद बेगुनाह हो जाए। 2 साल कौन भुगतेगा? वेरी सैड। उसने कहा कि ये FBR के मुलाजमिन के साथ मिल के हुआ है। FBR ने कहा कोर्ट में जाके अपने अफसर को भेजा, कोर्ट में जाके कह दो कि ये बेगुनाह बंदे हैं। उसने नहीं कहा। FBR का ग्रेड 17 का मुलाजम अदालत में भेजा गया
कि जाके ये दिखाओ पेपर, ये रिपोर्ट है कि हैदराबाद में ये इनका एड्रेस हैक हुआ है, उधर ये कारोबार हुआ है, उधर बिजनेस हुआ, टैक्स चोरी उधर हुई है, ये बेगुनाह है। उसने नहीं कहा कोर्ट में, रिपोर्ट हाथ में ले गया, कोर्ट के सामने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो कहते साढ़ा नाल आओ ना जी। राशिद लंगड़ियाल एफबीआर के मौजूदा चेयरमैन है, बेसिकली तो उनका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन डीएमजी या पीएस के सारे अफसर उनको लगा दिया फिट होते हैं। तो क्या चेंजेस ये लेके आए हैं या क्या कोई बेहतरी ला सके हैं अभी? इन्होंने सर, एक तो लंगड़ियाल साहब मशहूर हैं थानेदारी में, ठीक, ये थानेदारी बहुत करते हैं, सस्पेंड कर दो, ये कर दो, पकड़ दो, बला बला, स्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्ट्रिक्ट ऑफिसर। टैक्स इतने सीधे तरीके से नहीं लिया जाता। अभी इस साल जो उन्होंने इन्फोर्समेंट उसको हम कहते हैं, उससे जो बेहतरी की है, तकरीबन 400 रुपये की बेहतरी की है, ये उन्होंने किया है। लेकिन जो रिटेलर्स, होलसेलर्स, कुछ बड़ी इंडस्ट्री, तंबाकू इंडस्ट्री हाथ नहीं डालता। कहता है सालाना 300 रुपये की चोरी होती है, साल हर साल से हो रही है, कोई हाथ नहीं डालता। हम पे डल रहा है। जब जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स की ज़रूरत होती है, IMF का मुतालबा आता है, जो दे रहे हैं उनके टैक्स का रेट बढ़ा दो, वो बढ़ाया जाता है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको रगड़ते जाओ। तंबाकू सेक्टर की 300 रुपये की चोरी, सबको पता, बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, कोई नहीं पूछता। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था आपका, फेल हो गया। QR कोड का सिस्टम था, फेल हो गया। शुगर सेक्टर चोरी करता है, सबको पता है। सीमेंट सेक्टर चोरी करता है, सबको पता है। खाद सेक्टर चोरी करता है, सबको पता है, कोई हाथ नहीं डालता। हाथ डलता है आके जो पहले टैक्स नेट में हैं, तनख्वाह वाले रह जाते हैं, एक्सपोर्टर्स रह जाते हैं, क्योंकि थ्रू बैंकिंग सारा लेन देन होता है, इंपोर्टर्स रह जाते हैं, या GST वाले रह जाते हैं। उनकी रेट बढ़ाते जाओ, पैसे लेते जाओ। तो जो आप बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है तो हमारी तो समझ ठीक है, अगले 5 साल भी हम ऐसे ही रहेंगे। हम कभी भी नहीं। दूसरी बात सुन लें, अभी अगले बजट में आप पूछते हैं, अगले बजट में हमारे लेके आए। अगले बजट में आपके लिए ये है, पेट्रोल पे जो टैक्स है, जिसको PDL कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, इस वक्त 78 रुपीज़ पर लीटर आप दे रहे हैं। उसमें 2.5 रुपये कार्बन लेवी होगी, ये 80 रुपये 50 पैसे हो गया। उसमें कुछ लगेगा अगर कैश पे पेट्रोल खरीद, अच्छा स्टेप है वैसे, कैश पे पेट्रोल खरीदते हैं 2 रुपये आपको ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे फी लीटर, कार्ड पे कम अदा करने पड़ेंगे। प्लस उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं आएंगी, इस साल टैक्स कलेक्ट होगा तकरीबन 12,000 अरब रुपये से कम ही होगा। हो सकता है 11,900 हो सकता है 800 हो गए, 12,000 की फिगर टच नहीं करेगा। हम कहते चलो 11,900 हो। अगले साल की टैक्स कलेक्शन का है जो हमारा हदफ, वो हमने रखा हुआ जी 14,121। ये 25-26 की बात हो जी, ये 2,000 अरब बल्कि 2,200 अरब रुपये बनता है। ये कहाँ से जाना है? आपकी जेब से जाना है, आपने अदा करना ही करना है। और ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक हम ताजरों के ऊपर और जो भी है उन सेक्टर्स पे हाथ नहीं डालेंगे जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोरी करते हैं, उन पे आपको हाथ डालना पड़ेगा। साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि इंपोर्ट्स भी कम हो आपकी और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ें, और कारोबार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया जी, जो बाहर से पैसे आते रेमिटेंसेस, पहले वो नॉन बैंकिंग चैनल से आते थे, इसलिए आते थे कि बैंक रेट में और प्राइवेट रेट में फ़र्क होता था। समटाइम 8-10 रुपये तक पहुंच जाता था। सारे लोग बैंकिंग चैनल से बेचते थे। पिछले साल इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि बैंकों को कहा तुम अपनी करेंसी एक्सचेंज की कंपनीज बनाओ, हर ब्रांच ये काम करे और सार्फिन को पैसे दे। बैंकिंग चैनल से पैसे आने शुरू हो गए। इस दफ़ा 39 अरब डॉलर से ज़्यादा आएंगे थ्रू बैंकिंग चैनल। 4 अरब तकरीबन महीने के बनते हैं, उससे ज़्यादा बनते हैं। ये एक अच्छा काम कोड़ा उन्होंने पाकिस्तान को बचाया हुआ। 4 अरब डॉलर कहीं से नहीं आते महीने के, रेमिटेंसेज आ रही हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेचते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ेंगी। नॉन टैक्स देने वालों से टैक्स लेना पड़ेगा। FBR का जो करप्शन का एलिमेंट है, अभी भी कहते हैं कि कम से कम 2,000 रुपये की करप्शन होती है FBR में, उसको रोकनी पड़ेगी। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। अशरफ मलहम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब चलते हैं हम नौशीन यूसुफ साहिबा के पास। और नौशीन यूसुफ पाकिस्तान की बड़ी मुमताज़ रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बड़ी समझती हैं, ऑन द बैक ऑफ हर हैंड है। एक ख़त लिखा गया है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को, और ये जो ख़त लिखा गया है ये सेनेटर दिनेश कुमार, बड़े जिसे कहते हैं वोकल सेनेटर हैं, ऐवान के अंदर बड़ी बात करते हैं। ख़त इन्होंने लिखा है सेनेट के बैरून मालिक दौरों के हवाले से कि इन दौरों में
कुछ गैर मुतल्लका लोग जा रहे हैं, कुछ ख़वातीन जा रही हैं, कुछ कंसल्टेंट्स जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, लेकिन ये इन दौरों में जाने वाले अफराद कौन हैं, इनके बारे में कोई एतराज़ किया गया है। तो आइए नौशीन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन। हमने देखा कि एक सेनेटर है दिनेश कुमार, जो काफ़ी उन्हें बोलते हुए हम सुनते हैं और काफ़ी इज़्ज़त है उनकी। उन्होंने एक ख़त लिखा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ख़त क्या लिखा गया है, इसके कंटेंट्स क्या हैं? देखिए, ये एक लेटर प्राइवेट कम्युनिकेशन का जो है रूल्स के तहत जो है उसके तहत उन्होंने चेयरमैन सेनेट को सेनेटर दिनेश कुमार ने ख़त लिखा है। और इसका बैकग्राउंडर बता दूं कि सेनेट में काफ़ी ज़्यादा सेनेटर्स के दरमियान और जो हम चेंबर्स में बैठते उठते हैं तो काफ़ी तशवीश होती है कि जो फॉरेन डेलीगेशंस जा रहे हैं हालिया दिनों में, उनमें सेनेटर्स को बहुत इग्नोर किया जा रहा है और इर्रेलेवेंट लोग जो हैं एडवाइज़र और कंसल्टेंट्स वो भी उसके अंदर डेलीगेशंस के अंदर शामिल होकर बैरून ममालिक दौरों पर जा रहे हैं। इस हवाले से सेनेटर दिनेश कुमार ने जो लेटर लिखा है चेयरमैन सेनेट के नाम, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने एक तो पूछा है कि कितने डेलीगेशंस गए एक साल के दौरान, डेलीगेशंस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे सेनेटर्स थे उनके हवाले से पूछा और क्राइटेरिया भी पूछा है, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि जो डेलीगेशंस जा रहे हैं उनके अंदर काफ़ी मदाखलत जैसे नज़र आ रही है कि एडवाइज़र्स और जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इनपुट आ रही है, जिस पे सेनेटर्स को ऑब्वियसली तशवीश होनी चाहिए। एडवाइज़र्स और कंसल्टेंट्स कौन हैं? ये कोई एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो बात हमारी ज़राए से होती रहती है सेनेट में, कोई अराउंड अबाउट 28 के करीब कंसल्टेंट्स और एडवाइज़र्स हायर किए गए हैं सेनेट के अंदर गुज़िश्ता एक साल के दौरान, जिनकी सैलरी पैकेजेस काफ़ी कहे जा रहे हैं, काफ़ी हेवी सैलरी पैकेजेस में हैं, कोई 10 लाख 13 लाख इस तरह की भी बातें हैं। अलबत्ता वो भी सेनेटर दिनेश कुमार ने अपने लेटर में उस हवाले से पूछा है। तो ये जो सेनेटर दिनेश कुमार ने ख़त लिखा है, ये चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा है, बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी, बिल्कुल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को ये 30 मई को लिखा गया लेटर है, लेकिन अभी तक उनका जवाब तो नहीं उनको मौसूल हुआ। और हमारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद ये वाला मामला अब सेनेट के फ्लोर पर भी उठाया जाए, RTI के तहत भी इस पर क्वेश्चन किया जा सके। लेकिन जो क्वेश्चन है वो यही है कि सेनेटर्स में बहुत तशवीश है कि फॉरेन डेलीगेशंस हैं और बहुत सारे डेलीगेशन जो हैं वो बाहर गए हैं, शायद 30 के अराउंड डेलीगेशन गुज़िश्ता एक साल में बाहर गए हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद में डेलीगेशन में गुज़िश्ता 6 महीने में हमने देखा है कि सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट है वो तकरीबन तमाम दौरों में वो ज़रूर मौजूद होते हैं। और अगर हम एक रफली बात करें कि कौन कौन से अहम ममालिक जिनके दौरों में वो थे, तुर्कमानिस्तान का उन्होंने दौरा किया, फिर वेटिकन सिटी गए, रशिया गए, मोरक्को गए, मलेशिया गए, अज़रबैजान, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो रिसेंट हुए हैं आपको पता है। और अब अगले महीने वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड के दौरे में भी डेलीगेशन में इर्रेलेवेंट लोग, एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स जो हैं अगर वो इर्रेलेवेंट लोग जिनको आप इर्रेलेवेंट कह रही हैं उनको ज़रा किसी तरीक़ेकार के तहत रखा गया होगा, कोई रूल्स फॉलो किए गए होंगे और वो पढ़े लिखे लोग होंगे, ये भी तो एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल, यूसुफ रज़ा गिलानी ने डेफिनेटली वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो यही है कि किसी ने कोई एडवर्टीज़मेंट आती नहीं देखी इन सारी हायरिंग्स की। पूछा जा यही दिनेश कुमार ने अपने जो लेटर है सेनेटर दिनेश कुमार, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या कौन सा रूल्स के तहत किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करके इन कंसल्टेंट्स को रखा गया, इनके पेस क्या हैं, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, इनको सरकारी क्या क्या मराते हासिल हैं। इसके अलावा उन्होंने इनकी तादाद भी पूछी है डेफिनेटली कि कितने आपने गुज़िश्ता एक साल में लोग हायर किए हैं। और जो सबसे अहम बात है वो यही है कि इनके हवाले से एडवर्टीज़मेंट दी गई थी या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि सेनेटर दिनेश कुमार ने भी कहा है कि इनका बहुत ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है जो फॉरेन डेलीगेशन जा रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, सेनेट डेलीगेशन जो बाहर जा रहे हैं। हम माजी में देखते थे कि हर दफ़ा नए सेनेटर्स के ग्रुप जाते थे, सेनेटर ज़्यादा होते थे, साथ में सेनेट का सेक्रेटेरिएट का स्टाफ बहुत होता था। लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जो एडवाइज़र्स और कंसल्टेंट्स हैं जो तस्वीर भी आ जाती हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है तो तस्वीर में वाज़े नज़र आता है कि वो लोग भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से तशवीश जो है वो है। और अब क्वेश्चन भी आ गया, एक लेटर भी आ गया है मंजर-ए-आम पर, जिसमें ये सवालात किए गए हैं ये किस तरीके से ये सारे लोग भर्ती हुए हैं, कितनी तादाद है इनकी, और जो फॉरेन डेलीगेशंस गए हैं सेनेट की जानिब से और उनकी तादाद क्या है, उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। नौशीन, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूँ और आपको मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट हमारी को और हमारी सेनेट को, नेशनल असम्बली को जो बेहतरीन रिपोर्टर्स कवर करते हैं, आप उनमें सरफहरिस्त नामों में एक हैं। लेकिन एक थोड़ा सा पस मंज़र कि यूसुफ रज़ा गिलानी माजी में भी आपको पता है
इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाखुश रही है, नेशनल असम्बली का एक केस उनके ऊपर भर्तियों का बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अभी रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों को नाराज़ किया था एक प्रोडक्शन आर्डर जारी करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक मूवमेंट हो? मैं सवालात या दिनेश कुमार के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन एक हमें माजी को मद्देनज़र रख के एक सवाल बनता है ये। अच्छा, मेरी जितनी भी सेनेट में, क्योंकि हम उठते बैठते हैं वहाँ पे बात हुई, तो बहुत सारे वो लोग हैं जो कि गिलानी साहब को लोग पसंद करते हैं। गिलानी साहब से कोई ऐसी ज़ाती किसी को रंजिश नहीं है, लेकिन जो नज़र आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला हुआ था जनवरी में, और उसके बाद उसके बाद एहतजाजन यूसुफ रज़ा गिलानी ने इजलास चेयर नहीं किए थे, तो उस दिन मुझे याद है कि शिबली फराज साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि गिलानी साहब चेयर तो नहीं कर रहे इजलास, लेकिन वो बैरून मुल्क दौरों पर जा रहे हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से भी सवाल हो गया था। सब एहतराम करते हैं, आपको पता है गिलानी साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। यूसुफ रज़ा गिलानी तो उन वज़ीर आज़मों में शामिल हैं, बल्कि एक ही वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिनके दौर में अपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा मुतमिन रही, बल्कि उनके ऊपर तो इल्ज़ाम उनकी अपनी पार्टी लगाती थी कि अपोजिशन को बड़ा मुतमिन रखते हैं। अच्छा, और वो जब वज़ीर आज़म थे तो बड़ा अच्छे तरीके से वो चीज़ों को चलाते रहे, लेकिन आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इस वक्त जो सेनेट के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की पार्टी के अपने लोग भी हैं जो नाला हैं, वो कह रहे हैं कि डेलीगेशंस जो जा रहे हैं उनमें इग्नोर किया जाए। और स्पेशली देखिए, आप डेलीगेशन में सेनेटर्स की जगह अगर देखेंगे किसी एडवाइज़र को, किसी कंसल्टेंट को, तो ऑफ कोर्स एक एंगर रेज़ होता है लोगों के अंदर। और कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स और एडवाइज़र हैं जो तकरीबन तमाम ही टूर्स में, फॉरेन टूर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो इन लोगों की वजह से उनकी मौजूदगी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कोर्स शो हो रही है, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंगर एलिमेंट जो उनकी अपनी पार्टी के लोगों में ज़्यादा है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों पे एंगर है। बताएंगे कौन से कुछ नाम अगर देखिए, मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल में कि हम नाम ले लें किसी का, क्योंकि एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है, उसके ज़रिए हमें बात सामने आ जानी चाहिए एजाज कि कौन कौन से एडवाइज़र्स हैं, कितने कंसल्टेंट्स हैं जो भर्ती की, क्योंकि जयमगोई हो रही है, हम लोग गुजरते हुए चेंबर्स के बाहर नेम प्लेट्स देख लेते हैं, लिखा होता है एडवाइज़र, लेकिन एक जयमगोई होती है कि ये कौन है, किस तरीके से, किस प्रोसीजर के जरिए ये भर्ती हुए। और मेरे हाल में अगर इसका जवाब आ जाए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कितनी तादाद एग्जैक्टली है, इनको कितनी सैलरी दी जा रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी सैलरीज की बात की जा रही है, क्लियर हो जाएगा कि कितनी सैलरी उनको दी जा रही है। और फिर जो बैरून ममालिक दौरे हो रहे हैं उनमें किस तरीके से क्राइटेरिया तय हो रहा है, कौन कौन उन डेलीगेशंस का हिस्सा है, किस किस मुल्क के दौरे हुए। तो मेरे ख्याल में जब ये सारी बातें, आई होप कि उम्मीद है कि गिलानी साहब हमेशा ही बड़े अपने सेनेटर्स को, एमएनएस को, स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पे भी, वज़ीर आज़म के तौर पे भी काफ़ी, वो आपको याद है कौमी असम्बली में जब वज़ीर आज़म थे वहाँ के जवाब दिया करते थे। तो मेरे ख्याल में 30 मई का लेटर है लिखा हुआ, और आई होप कि उसका जवाब भी आ जाएगा, जिससे वाज़े हो जाएगा कि अब तक कितने डेलीगेशन गुज़िश्ता एक साल में, जब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, बैरून मुल्क गए हैं, उनमें कौन कौन लोग गए हैं और उस पर अखराजात क्या आए हैं, क्योंकि एक अखराजात भी तो आती है ना, आपको मालूम है। माजी में हमने देखा था सेनेटर्स बड़े, चेयरमैन सेनेट बड़े कम दौरे करते थे, जैसे रज़ा रबानी साहब बहुत कम गए। इसी तरह वो चेयरमैन का राइट है, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जाएं, एंड आई होप कि गिलानी साहब इस मामले को ज़रूर देखेंगे। मुझे ट्रस्ट है कि वो यकीनी तौर पे इसको जवाब देंगे। थैंक यू नौशीन। तो नौशीन की गुफ्तगू सुनी, तो अब चलते हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की उस खबर के बारे में बात करने के लिए, जिसके बारे में म्यूज़िक लवर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही सही, बल्कि जो भी पंजाबी समझता है, जो भी उर्दू समझता है, वो बिलखसूस पंजाबी समझने वाले वो सिद्धू मूसेवाला का नाम ख़ुसूसी तौर पर जानते हैं। जी दोस्तों, आपको पता है कि 29 मई 2022 को पंजाब के ज़िला, यानी कि भारतीय पंजाब के ज़िला मानसा में एक कत्ल हुआ था। हिप हॉप सिंगर, नौजवान सिंगर, इनको कत्ल किया गया था 29 मई को, और बड़े बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया था। ये अपनी गाड़ी के ऊपर जा रहे थे और इनकी गाड़ी को 2 गाड़ियों ने रोका और उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें इनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन वो टूट गई थी, साइड्स जो हैं उनमें से बुलेट्स चीरती हुई इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए सिद्धू मूसेवाला और उनके साथ मौजूद 2 साथियों को गोलियों ने ज़ख्मी किया था। कुछ देर बाद इनको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया गया कि सिद्धू मूसेवाला, जो कि बहुत सारे दिलों की धड़कन थे क्योंकि वो गाते बहुत खूब थे, उनके जो हॉस्पिटल है उसने उनकी मौत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया।
ऐलान किया। कनाडा में मुकीम एक गैंगस्टर कहा जाता है गोल्डी ब्रार। गोल्डी ब्रार ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर इस कत्ल का इकरार किया था। अब 2 सहाफ़ियों का शायद पूरा पाकिस्तान और पूरा भारत मशकूर है। 2 सहाफ़ी सोनिक बिस्वास और अश्लीन कौर, BBC उर्दू या BBC हिंदी से मुंसलिक ये 2 सहाफ़ी हैं जिन्होंने गोल्डी ब्रार जो कि कनाडा में मुकीम है उनसे रब्ता किया और एक तफसीली ख़बर दी। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को पाकिस्तान में भी बहुत सुना जाता है, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें सुना हुआ है, बहुत खूब गाते थे, माशरे की जो तकसीम है उसकी ऊपर आवाज़ उठाया करते थे और हिंदुस्तान में भी ये बड़े पॉपुलर थे। तो जब मुझे ये ख़बर पड़ी तो मेरा भी दिल किया कि मैं जानूं कि ये क्या है और मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर ये शेयर करूं कि इन दोनों जर्नलिस्ट ने गोल्डी ब्रार से रब्ता करके उन्हें बातचीत पर आमादा किया और गोल्डी ब्रार ने जो इंकशाफ किया वो ये था कि सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल है कोट अनकोट वो कहते हैं ये लाजमी हो गया था क्योंकि मामलात इस हद तक पहुंच चुके थे कि हम उसे माफ़ नहीं कर सकते थे। और जब बात आगे बढ़ती है तो पता ये चलता है कि सिद्धू मूसेवाला का एक और गैंगस्टर है बिश्नोई, ये जेल में है, भारत की जेल में है। वहाँ पर जब ये कनाडा में सिद्धू मूसेवाला थे, जब कनाडा से वापस आए तो बिश्नोई के साथ इनका राब्ता फ़ोन के ऊपर रहा करता था। तो इनके इब्तिदा में इख्तलाफात हुए थे। इन्होंने वहाँ पर एक मकामी कबड्डी का मैच हो रहा था, उस कबड्डी मैच को प्रमोट किया था सिद्धू मूसेवाला ने। और ये जो कबड्डी मैच है ये बिश्नोई गैंग के जो साहब थे उनके मुखालफिन करा रहे थे और वो ज़ाहिर नहीं चाहते थे कि ये मैच हो। इसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला ने उनका जो एतराज़ है उसको खातर में नहीं लाए और उन्होंने उस कबड्डी मैच को प्रमोट किया कि कबड्डी होनी चाहिए। भारत के सूबा पंजाब में कबड्डी के ऊपर भी मैच फिक्सिंग वगैरह होती है तो इस पर काफ़ी गुस्सा था बिश्नोई गैंग वालों को। बाद में बिश्नोई गैंग की जो सुलह है वो करवा दी गई थी सिद्धू मूसेवाला से और ये मामला फिल वक्त ख़त्म हो गया था। फिर बाद में ये मामला जो है बिश्नोई गैंग के साथ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो सिद्धू मूसेवाले का था, ये विकी मधुखीरा नाम के एक साहब ने हल करवाया था। विकी मधुखीरा जो हैं ये लॉरेंस जो बिश्नोई हैं इनके बड़े करीबी जाने जाते थे। बाद में 2021 में अगस्त के महीने में विकी को कत्ल कर दिया गया, विकी मधुखीरा को कत्ल कर दिया गया। बाद में इस कत्ल का, विकी मधुखीरा के कत्ल का इल्ज़ाम शगनप्रीत सिंह इसके ऊपर आया और शगनप्रीत सिंह का जो सिद्धू मूसेवाला है इनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। विकी मधुखीरा जो हैं इनको बम्बेहा गैंग है पंजाब में, उसने कत्ल का एतराफ़ किया था लेकिन उसका जो ताल्लुक़ था वो शगनप्रीत सिंह से मिलता था और शगनप्रीत सिंह मधु जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। तो दरअसल 3 सालों के बाद अब ये बात पता चली है कि जो सिद्धू मूसेवाला हैं जो सोसाइटी के लिए गाया करते थे, सोसाइटी में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ऊपर आवाज़ बुलंद किया करते थे, वो गैंग्स की बाहमी जो लड़ाई है उसका शिकार हो गए। उनके एक गैंग के अहम कारकुन शगनप्रीत सिंह से ताल्लुक़ थे जिनके ऊपर एक दूसरे गैंग के बंदे विकी मधुखीरा के कत्ल का इल्ज़ाम लगा और चूँकि विकी मधुखीरा का जो कत्ल है उसका इल्ज़ाम शगनप्रीत सिंह के ऊपर आया था, शगनप्रीत सिंह का जो ताल्लुक़ है वो मूसेवाला से करीबी बताया जाता था, इसलिए जो गोल्डी ब्रार हैं कनाडा में छुपे हुए हैं, कनाडा में मुकीम हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से उनको कत्ल कर दिया। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है और ये हिंदुस्तान में तो अहम होगी लेकिन पाकिस्तान में भी इसलिए बड़ी अहम है कि सिद्धू मूसेवाला को पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तबका है, बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी आबादी है जो सिद्धू मूसेवाला के भारत में होने वाले कत्ल पर बड़ी परेशान थी। और अब पता चला है कि ब्रारी जो गोल्डी ब्रार हैं उन्होंने ये एतराफ़ क्यों किया था और कत्ल की असल वजह क्या थी। लेकिन इसमें एक और अहम मामला है कि हिंदुस्तान और जो कनाडा है इनके दरमियान तलखियाँ बढ़ चुकी हुई हैं, सफारती ताल्लुकात
ना होने के बराबर हैं, तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं। और गोल्डी बरार जो कि एक गैंगस्टर है, भारत को मतलूब है, ये कनाडा में मुकीम है। तो ज़ाहिर है उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियां हैं। और कनाडा ने भारत के साथ जो ताल्लुकात तोड़े हुए हैं वो इस बुनियाद पर तोड़े हुए हैं कि कनाडा के अंदर कोई कत्ल हुआ था तो उसका इल्ज़ाम जो है भारत के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर लगा था। तो इस वजह से सारे मामले में जो मूसेवाला का जो कातिल है वो बच गया। जो जिस बंदे के हुक्म पर कत्ल हुआ वो हिंदुस्तान की जेल में मौजूद है। 5-6 बंदों को चार्जशीट किया गया था, लेकिन असल वजह क्या थी, वजह नहीं पता लग रही थी। आज ये वजह भी पता लग गई। तीनों सेगमेंट्स हमने आपको बताए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हों तो हमें talkshock777@gmail.com पर शेयर कीजिए।